नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं AIMIM के अध्यक्ष और देश में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पे उभर रहे असदुद्दीन ओवैसी। सर, स्वागत है आपका सीधी बात। पिछली मर्तबा हमारा आपका इंटरव्यू हुआ था हैदराबाद में चुनाव के दौरान, उस वक्त आपने मुझे कहा था, मुझे याद है, कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश बट सकता है, जो सोशल फैब्रिक है वो टूट सकता है। 6 महीने हो गए, जब आप देखते हैं इस 6 महीने के कार्यकाल को, क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा था, जो आपकी आशंका थी, वो गलत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही है। मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूँ कि जो उनके मिनिस्टर का बयान आया वो खुद क्या कहता है कि इस ज़बान में लोग बात कर रहे हैं। माफ़ी भी मांगी मिनिस्टर ने, ठीक है। दूसरा ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पर नौजवान बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, और ऐसे शख्स के बारे में जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को इलेक्शन में हराया था और वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर का 15 अगस्त के दिन लाल किले से कहना कि मुझे 10 साल को मॉरिटोरियम दो, और फिर साक्षी महाराज का बयान के पूरे मदरसे टेररिस्ट फैक्ट्रीज़ हैं, फिर लव जिहाद, तो इस तरह फिर RSS का ये बयान कि ये हिंदू राष्ट्र अब बनाएंगे और 2019 से पहले हम राम मंदिर बना देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये तो मुल्क फैसला करेगा, क्योंकि आवाम ने इनको वोट दिया। हमारी राय जो थी आज भी वो कल भी रहेगी। अब ये तमाम बातें जो निकल कर सामने आ रही हैं, ये मुल्क फैसला करेगा। आप कुछ एक चीज़ें गिना रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एफ्सपा पर बयान, आर्टिकल 370 पर बयान, राम मंदिर पर बयान, कहीं ना कहीं बीजेपी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि कम से कम पहले 5 साल में फोकस पूरा गवर्नेंस पर है, ग्रोथ पर है, डेवलपमेंट पर है, और किसी भी तरह के हिंदुत्व एजेंडे पर नहीं। 370 तो बीजेपी का वो तो आर्टिकल ऑफ फेथ है। इलेक्शन, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के जीत के लिए वो खामोश बैठे हुए हैं। कम से कम विवादास्पद मुद्दे किनारे तो किए। नहीं, ये पॉलिटिकल सियासी फायदे के लिए, चंद दिन के लिए इस तरह की बातें करना, वो तो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। एफ्सपा के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप लेके आइए पार्लियामेंट में बिल, और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर को कम से कम कश्मीर के अर्बन एरियाज हटा दीजिए। देखिए, जबान से बयान देना और अमल नहीं करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इलेक्शन है। अब एक बात और एक ख्याल रखिए आप, अब जम्मू में जो लास्ट फेज में इलेक्शन होगा जम्मू में, और आप देखेंगे कि वहां पर ये लोग अपना चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि अब कश्मीर में वैली में इलेक्शन है, अब लास्ट फेज जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा, तो वहां पर आप देखिए किस तरह के बयान आते हैं। पर कम से कम आप ये मानेंगे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, या फिर तमाम वो जो बड़े ही विवादास्पद मुद्दे हैं जिसको लेकर आपकी आशंका थी, उन पर प्रधानमंत्री खुद कम से कम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी में डिवीजन ऑफ लेबर है, RSS है, बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इनके क्या ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी अपने सियासी मफाद के लिए इस तरह के एम्बिगुअस स्टेटमेंट देगी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मगर विश्व हिंदू परिषद, RSS तो वो तो बराबर वो पुरानी बातें कह रही है। प्रदेश तो PM चला रहा है। आप PM का मुझे एक बयान गिनाएं जो आपको लगता है ओवैसी साहब की PM ने ठीक नहीं। क्या PM RSS के खिलाफ जा सकते? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया RSS के सरसंचालक के बयान के खिलाफ जा सकते, जो उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि हम 2019 से पहले राम मंदिर को बनाएंगे? ये खुद प्राइम मिनिस्टर फखर से कहते हैं कि हाँ, मैं RSS से आया हूं। क्या वो RSS के खिलाफ जा सकते? नहीं, पर वो उनके साथ भी नहीं जा रहे हैं, ये भी तो आपको मानना है। क्योंकि तो सारी दुनिया को मालूम कि उनमें ये तो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कभी टूट नहीं सकता बीजेपी और RSS सर, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप मुझे एक कोई ऐसा बयान गिना सकते हैं प्रधानमंत्री का पिछले 6 महीने में जिसे सुनकर आपको लगा कि ये उन्होंने जो अल्पसंख्यक समुदाय उसके साथ अच्छा, सुन लीजिए। मुंबई में एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा था। आप ही के पास करण थापर ने आर्टिकल लिखा, ये मेरा बयान नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर ने उस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन में कहा कि हमारे महाभारत में किसी एक शख्स की पैदाइश मां के बगैर हुई और उस जमाने में स्टेम सेल रिसर्च था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक शख्स को सर काटकर किसी का सर लगा दिया गया, प्लास्टिक सर्जरी थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 51 के एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। मेरा सवाल कुछ और था, आपका जवाब मैं देखिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयानात देते हैं। दूसरी बात, जापान गए, जापान तो एक बुद्धिस्ट मुल्क है और हिंदुस्तान जो है वो तो बुद्धिज्म का यहां पर रहा है, पला बड़ा।
आप वहां पर बुद्धिस्ट टेंपल में जाकर गीता देते, आप कोई बुद्धिस्ट के आर्टिफैक्ट दे सकते थे। मेरा सवाल ये था कि सुनिए और एक मैं आपको गिना रहा हूं, आप कबूल नहीं करेंगे तो अलग बात है। तीसरी बात कुछ और गुना नहीं, सवाल था वो नहीं गिना। नहीं, बिल्कुल। तीसरी बात, न्यूयॉर्क में तकरीर करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1200 साल की गुलामी से हमको आजादी मिली। ये 1200 साल की गुलामी क्या है? हमको तो मुल्क आजाद हुआ 47 में। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 650 साल अगर मुगल हुकूमत किए, उससे पहले लोधी थे, तो क्या पूरी गुलामी की थी? देखिए, इस तरह के बयानात आ रहे हैं। और फिर बंगाल में ये कहना कि ये पूरे मदरसे एंटी नेशनल है, क्या पैगाम जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है? मोदी ने नहीं कहा ये। अरे मोदी ने नहीं कहा, मगर बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं। आपने जिस तरीके से देखिए महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट्स उतारे, क्या आप असम में या फिर बंगाल में भी उतारना चाहिए? आसाम में हम क्यों उतारेंगे? वहां पर बदरुद्दीन अजमल काम कर रहे हैं। बंगाल में यकीनन हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। जमहूरियत है, अवाम के हाथ में है, अवाम जिताएगी तो जीतेंगे, मगर हम कोशिश करेंगे। मैंने कांग्रेस और एनसीपी के कुछ नेताओं से बातचीत की इलेक्शंस के दौरान महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के कैंडिडेट्स उतारने से बीजेपी को फायदा होता है। यह कहा जा रहा है कि आप आरएसएस की शह पे करें। देखिए, ये लोग को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं कभी चाहूंगा कि ये लोग आपके सामने मेरे साथ बैठे, आमने सामने। देखिए, 1 करोड़ मुसलमानों के नाम है महाराष्ट्र के इलेक्शन वोटर लिस्ट में। 60% की पोलिंग हुई, 60 लाख की मुस्लिम पोलिंग हुई। मैंने 24 कैंडिडेट खड़ा की, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे। मान लिया जाए कि वो पूरे मुझे मुस्लिम वोट मिले 5,24,000, तो भैया 55 लाख वोट कहां पर गए? 55 लाख वोट तो कांग्रेस एनसीपी को मिले। ये इतने नाशुक्रे हैं, इतने गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए हैं कांग्रेस एनसीपी कि शुक्रिया तक अदा नहीं किए। भाई 55 लाख वोट तो आपको मिले। और फिर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बाबा सिद्दीकी क्यों हार गए? नवाब मलिक क्यों हार गए? अब्दुल सत्तार वहां पर कैसा जीत गए? और फिर इन्होंने 15 साल की हुकूमत में क्या किया? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन इंडिकेटर्स क्या हैं? 1% बच्चियां, मुसलमान बच्चियां ग्रेजुएट नहीं होती हैं। आज भी 10-15 साल की इनकी हुकूमत में मालेगांव का ब्लास्ट क्या अभिनव भारत ने किया या मुसलमान किया मालेगांव के बता नहीं सकते। कई टेररिस्ट केसेस हैं महाराष्ट्र की जेलों में। राहुल कंवल साहब, 30% मुस्लिम लोग अंडर ट्रायल हैं और कन्विक्शन होता है 16% का। इसमें आप बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। सुनिए, अब जब हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो ये हो जाता है कि ये आरएसएस के पास चले गए। बदबख्ती ये है इस मुल्क में कि मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए बीजेपी दे तो मैं नेशनलिस्ट हो जाता हूं, और सेकुलर मैं उस वक्त होऊंगा जब ये पार्टियां देंगे। मुझे इन दोनों की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। जमहूरियत है, मैं अपना इंडिपेंडेंट कोर्स चार्ट आउट करूंगा। और अगर अवाम के ऊपर मुनसिर है, अरे भाई आपकी वजह से बीजेपी 280 सीट जीत गई, मैं जिम्मेदार हूं। लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ 2 लोकसभा की सीट खड़ा किया, एक हैदराबाद एक सिकंदराबाद। फिर बीजेपी 280 सीट कैसे जीत गई? आपका वोट चला गया, तो वो कम्युनलिज्म नहीं है। और जब मुसलमान बोलते हैं नहीं मैं अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इजाफा करूंगा और डेवलपमेंट विद डिग्निटी चाहूंगा, तो फौरन कहेंगे कि आरएसएस से हम मिल गए हैं। नहीं, आप पर तो ये कहा गया कि आरएसएस आपको फंड करता है। अरे कोई प्रूफ तो बता दे, कोई प्रूफ तो बता दे। मैं आरएसएस का मुखालिफ था और जब तक जिंदा रहूंगा मेरी आखिरी सांस तक उनकी मुखालिफत करता रहूंगा। मगर ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है अपनी तबाही और बर्बादी नजर आ रही है उनको, इसीलिए इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। प्रूफ तो बता दीजिए भाई। पूरे लोकसभा के इलेक्शन में 2 सीट मैं खड़ा करता हूं, 280 पे बीजेपी जीत जाती है, तो फिर वो क्या, वो भी आरएसएस से मिल लिए थे क्या? ये तमाम पार्टी के जीत जाओ, महाराष्ट्र में 42 सीट जीत गए लोकसभा के, 4 तरफ जीत गए, तो फिर उनका वोट कहां पर गया? क्या आपको लग रहा है कि क्योंकि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं उभरी है जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज, हमेशा से मुस्लिम वोट जो है बटा रहा है, टूटा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि अगले 3-4-5 साल में आपके इर्द गिर्द पूरा मुस्लिम वोट खड़ा हो सकता है? सर, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाह रहा हूं। मैं नहीं बनना चाह रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है बनने की, क्योंकि जितने लीडर बने वो सब के सब धोखा दिए। मैं सिर्फ मुसलमानों की खिदमत करना चाह रहा हूं, काम करना चाह रहा हूं। हमारे लीडर तो सर पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लालू प्रसाद यादव, मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह, मिस्टर शरद पवार, ये लीडर रहे हमारे। और हमको क्या मिला बताइए? आज ये हाल हमारा हो गया कि पार्लियामेंट के लोकसभा में 23 नंबर पर आ गए, 4% पे आ गए। ये कम्युनलिज्म है, सेकुलरिज्म है? महाराष्ट्र की असेंबली में कितने लोग जीत कर आए? हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी बड़ी रियासतें जहां पर एक मुसलमान नहीं कामयाब होता। तो इनको इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और जब हम ये सवाल करते हैं
तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये वाजिबी सवाल है, ये फेयर कमेंट है। सीधी बात, असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है। अगर आप कोई भी पोस्ट पोल सर्वे का डेटा उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि मुसलमान तबके में खासतौर से जो यंग लोग हैं कुछ हद तक 8%, 10% बीजेपी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। बीजेपी आरोप लगाती है कि आप जैसे नेता डरते हैं कि अगर कहीं आपका मुस्लिम वोट बैंक टूट गया और मोदी जो बार बार विकास की बात करते हैं उसमें आके उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो आप लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। सर, वोट डालने का अख्तियार तो सबको है, मैं किसी को रोक नहीं सकता, मैं किसी को रोक नहीं सकता। ये जमहूरियत की खूबी है और उसकी खूबसूरती है कि लोगों का इख्तियार है जिसको जाके वोट डालें। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हम ये पूछना चाह रहे कि 440 में 8 मुसलमानों को बीजेपी ने खड़ा किया, क्यों हार गए भैया? शाहनवाज हुसैन क्यों हार गए? क्यों नहीं कामयाब कर सके शाहनवाज हुसैन को? और दूसरे साथ की जमानत जब्त हो गई, हम क्यों रोकेंगे? आवाम खुद जानती है बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है। ये जो प्रधानमंत्री ने बहुत कड़ा रवैया अपनाया है पाकिस्तान पर, आपका मानना है कि क्या वो ठीक है या आपको लगता है कि जो अमन की कोशिश उन्होंने की थी नवाज शरीफ को दिल्ली बुला के उसी को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है दुनिया में जहां अतराफ में इनस्टेबल नेबर्स हैं हमारे तरफ में, और हम इन नेबर्स को छोड़ विश ऑफ भी नहीं कर सकते। और फिर हम इस बात का भी इकरार हमको करना है कि हमारे बॉर्डर पर फायरिंग हुई, कई मासूम लोग मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए। तो मगर आगे हमको ये देखना है कि कैसे हम इस टेंशन को कम कर सकें, क्या बातचीत कर सकें। अच्छा हुआ प्राइम मिनिस्टर ने खैर हाथ तो मिलाया उनसे, आखिरी दिन से ही सार्क में हाथ तो मिलाया उनसे। अब देखते हैं कि यहाँ से बातचीत कहाँ पर किस लेवल पर जाएगी, ये देखना पड़ेगा हमको। हमने आईसिस का खतरा देखा हैदराबाद में, कुछ युवाओं को इंटरनेट के जरिए लुभाने की कोशिश की। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मोदी सरकार को, इस देश के नेताओं को, ताकि जो हमारी जमहूरियत है वो भटके ना और आईसिस के रास्ते ना? देखिए, आईसिस जो मसला है ये मुसलमानों ने खुद, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने और मैंने खुद ओपनली इनके बारे में कहा कि ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इस्लाम के नाम पर धब्बा है, ये मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। और मैं पिछले 6-8 महीने से बराबर से कंडेम कर रहा हूँ। और हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी ताकतें जो मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा हैं, हम यकीनन हम साथ रहकर एक होकर इनसे मुकाबला करेंगे। तो और नौजवानों से भी हम बार बार ये कह रहे कि अगर आपको जिहाद करने का इतना शौक़ है तो आओ, गरीबी है मुसलमानों में, उसके खिलाफ जिहाद करो। जहालत है, कई बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, उनको पढ़ाओ, जमहूरियत में आओ। क्यों कुछ हद तक कम से कम आईसिस कामयाब हो रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों? नहीं, 3-4 लड़के गए, उसमें से एक तो वापस आ गया और आकर क्या कह रहा है कि उसको गोली लगी और किस तरह से उसका बर्ताव किया। बहुत अच्छा हुआ कि मालूम हो रहा सब लोगों को कि किस बर्बरियत का उन्होंने मुजाहिरा किया। क्या आपको लगता है कि अगले 4.5 साल में अच्छे दिन का वायदा प्रधानमंत्री मोदी न केवल अपने वोटर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए पूरा कर पाएंगे? राहुल कंवल साहब, आप याद रखिए 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे, आप और हम बैठेंगे और राहुल कंवल जब अवाम में जाकर अपनी उस लाल बस को लेकर जाएंगे आपके इलेक्शन एक्सप्रेस को, तो हर अवाम से एक ही आवाज आएगी, मेरे 15 लाख कहां पर हैं बताइए मोदी जी, 15 लाख लाना पड़ेगा। ये बात जिस तरह यूपीए को वो जो 2G स्कैम के बाद 75,000 करोड़ का धब्बा पड़ गया था, हर अवाम में बात चलेगी 75,000 करोड़, 75,000 करोड़। अब यही बात सारे हिंदुस्तान में फैल रही है कि 15 लाख। तो 2019 में मोदी जी को जानना चाहिए कि लोग कहेंगे कि अब की बार 15 लाख, तो 15 लाख लाना पड़ेगा। आपकी अपनी पार्टी के क्या प्लान है? महाराष्ट्र में आपने कैंडिडेट उतारे, हैदराबाद आपका गढ़ है, इसके बाद आगे एआईएम के लिए क्या? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश में हम सीरियसली कंटेस्ट करेंगे। और वहाँ के उत्तर प्रदेश की आवाम तंग आ चुकी है। ये सो कॉल्ड लोहिया के चाहने वाले, ये कैसे लोहिया के चाहने वाले हैं कि नाम तो राम मनोहर लोहिया इतने बड़े लीडर थे, उनका नाम लेते, मगर उनके जो प्रैक्टिस है कि 75 फीट का केक काटते हैं। ये अब यूपी में पर अब तक कोई भी मुस्लिम पार्टी उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हो पाई, कईयों ने कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे, कामयाबी और नाकामी वो तो अल्लाह के हाथ में, जमहूरियत है, हम जरूर कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हम तो चाहेंगे कि दलित तबके को भी साथ लेकर काम करेंगे। जमहूरियत है, मगर हम यकीनन उत्तर प्रदेश में काम करेंगे क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के मिसरूल की वजह से, उनके झूठे वादों की वजह से। आपने हमें वक्त दिया हुआ इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थी असुद्दीन ओवैसी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।